नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है तुम जैसे नालायक बेटा होने से अच्छा ये नौकर ही भला है। प्रभाकर के माता पिता भी उन सौभाग्यशाली लोगों में से एक थे जिनका पुत्र अपने बूढ़े माँ बाप का ध्यान रखते हुए पूरे मनोयोग से उनकी सेवा किया था। माता पिता के आशीर्वाद से प्रभाकर पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेने के पश्चात अपने खुद के व्यवसाय को अपने जीविका का माध्यम चुना है। एक ब्रांडेड कपड़े की एजेंसी उनके पास है जिसमें अच्छी खासी आमदनी उनको हो जाती है। प्रभाकर अपने माता पिता को बहुत प्यार करते थे। दुर्भाग्यवश 5 वर्ष पूर्व उनके सिर से माता पिता का साया हट गया था, लेकिन वह आज भी जब कोई बड़ा कार्य करना हो, धार्मिक आयोजन अथवा कोई पारिवारिक आयोजन हो, वह श्रद्धा के साथ अपने माता पिता के बड़े चित्र के सामने खड़े होकर उनकी वंदना करने के पश्चात उनसे आज्ञा लेते हैं। प्रभाकर की पत्नी सोनिया भी एक सुशील कोमल स्वभाव की अच्छी संस्कारी महिला है जो कदम कदम पर अपने पति का पूरा सहयोग करती हैं। माता पिता के इस संसार को छोड़कर चले जाने के बाद प्रभाकर बहुत दुखी हुए थे। वह अपने माता पिता के जन्मदिन पर उनको सम्मान के साथ याद करने के प्रयोजन से शहर में स्थित एक मशहूर वृद्धाश्रम में जाकर वहां रहने वाली बुजुर्ग महिला और पुरुषों को उनकी आवश्यकता अनुसार गिफ्ट देकर फल और मिठाई बांटते हैं। उनके साथ हंसी मजाक करते हुए अपना कुछ समय व्यतीत कर उन वृद्ध जनों को कुछ पलों की खुशियां प्रदान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा करने से प्रभाकर को ऐसा आभास होता है कि जैसे वह अपने माता पिता के बीच में बैठकर उनसे हंसी मजाक कर रहे हों, जिससे उनको बहुत ही आत्मसंतुष्टि मिलती है। इस प्रकार वह वर्ष में 2 बार वृद्धाश्रम अपने माता पिता के जन्मदिन के अवसर पर बिना किसी नागा के अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अवश्य जाते हैं। वृद्धाश्रम में महिलाओं और पुरुषों के लिए रहने का उचित प्रबंध किया गया है। उस वृद्धाश्रम में लगभग 25 पुरुष और 15 वृद्ध महिलाएं रहती हैं। आज प्रभाकर के माँ का जन्मदिन है, इसलिए प्रभाकर ने एक दिन पहले ही वृद्धाश्रम की सभी महिलाओं के लिए साड़ी और प्रसाधन के सामान के साथ ही फल और मिठाई की व्यवस्था कर लिया है। सायंकाल के समय वृद्धाश्रम में महिलाओं के बीच अपने माँ का जन्मदिन मनाने के लिए वह तैयारी कर रहे थे। उन्होंने अपनी पत्नी सोनिया से पूछा कि तुम्हें याद है पिछली बार 15 महिलाएं ही थी ना? सोनिया ने कहा, हाँ प्रभाकर, 15 ही थी, लेकिन उसमें से एक कम ही समझ लो, क्योंकि विगत 2-3 सालों से मैंने यह देखा है कि जब हम लोग महिलाओं से मिलने जाते हैं उसमें एक वृद्ध माता जी हम लोगों के आते ही अपने कमरे में चली जाती हैं। वह कभी हम लोगों के साथ नहीं बैठती हैं। उन्होंने अपनी कोई भी छोटी मोटी फरमाइश कभी भी हम लोगों से नहीं किया था। यह देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा था कि आखिर वह ऐसा क्यों करती हैं। देखने में वह किसी संभ्रांत परिवार की लगती हैं। उम्र में लगभग 80 वर्ष की होंगी। चेहरे पर मांसपेशियां सिकुड़ गई हैं, लेकिन उनके गोरे चेहरे का तेज यह एहसास दिलाता है कि वह किसी अच्छे परिवार की महिला हैं। पता नहीं क्यों वह हम लोगों का बहिष्कार करती हैं। उनके मन में क्या दर्द छिपा है यह वही जान सकती हैं। आपने उनकी तरफ शायद ध्यान नहीं दिया है, लेकिन मैंने इसका 2-3 बार एहसास किया है। इस बार चलिए मैं आपको उन्हें दिखाऊंगी। उनको देखकर मुझे बहुत दया आती है। बेचारी पता नहीं कौन सा दर्द मन में दबाए हुए हैं। सायंकाल प्रभाकर अपनी पत्नी सोनिया और बच्चों के साथ गिफ्ट और मिठाई तथा फल लेकर खुशी खुशी वृद्धाश्रम में निवास कर रही वृद्ध महिलाओं से मिलने पहुंच गए थे। प्रभाकर और सोनिया वृद्धाश्रम में निवास कर रहे सभी वृद्ध महिला और पुरुषों से कुछ अनजान नहीं थे। उनके पहुंचते ही सारी महिलाएं प्रफुल्लित होकर प्रभाकर और सोनिया के पास इकट्ठी हो गई थी। कुछ महिलाएं बच्चों को स्नेह के साथ प्यार करने लगी, लेकिन उन्हीं महिलाओं में से एक महिला उठकर अपने कमरे में चली गई। सोनिया ने प्रभाकर को इशारा करके दिखाया कि यही माताजी हम लोगों के आने पर कमरे में चली जाती हैं। प्रभाकर ने वहां उपस्थित अन्य महिलाओं से इसका कारण जानना चाहा। उन महिलाओं ने प्रभाकर को बताया कि इनका नाम दमयंती है, बहुत सीधी महिला है। अपनी औलादों से उपेक्षित तो हम लोग भी हुए हैं, लेकिन उनके पुत्र और पुत्रवधू ने इनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। इसलिए जब भी कोई पति पत्नी हम लोगों से मिलने आता है, अक्सर वह अपने कमरे में चली जाती हैं।
आपस में जब हम लोग बैठते हैं तब भी यह बहुत चुपचाप रहती हैं, किसी से आर्थिक बातचीत नहीं करती हैं। केवल एक व्यक्ति को अपना पुत्र कहकर संबोधित करती हैं, उसका नाम श्याम किशोर है। वह हफ्ते में एक बार दमयंती जी से मिलने आता है और इनके ज़रूरत का सारा सामान दे जाता है। अपने मन की इच्छाएं दमयंती जी केवल श्याम किशोर से ही कहती हैं, उसी से मिलती हैं। आज रविवार है, संभवतः श्याम किशोर इनसे मिलने आने ही वाला होगा। हो सकता है कि आप लोगों से भी उसकी मुलाकात हो जाए, क्योंकि उसके आने का यही समय है। प्रभाकर और सोनिया ने सभी महिलाओं को गिफ्ट बांटा और फल एवं मिठाई वितरित किया। माहौल खुशनुमा होगा। वृद्धावस्था में कोई विशेष ख्वाहिशें नहीं रह जाती हैं। उनकी मुख्य तमन्ना केवल यही होती है कि कोई उनको अपनेपन से बात कर उनका सहारा बन सके। इसलिए कहा गया है कि बालक और वृद्ध एक समान होते हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं, माता पिता अपने संतान की हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए जी जान लगा देते हैं। यही अपेक्षा माँ बाप की वृद्धावस्था में अपने संतान से होती है। हंसी मजाक का दौर शुरू हो गया। इसी बीच प्रभाकर ने सोनिया से कहा कि हम लोग वृद्ध महिलाओं की नीरस जिंदगी में कुछ पल के लिए खुशियाँ देने के लिए आते हैं, लेकिन माताजी कमरे के अंदर चली गईं। चलकर हम लोगों को उन्हें मनाकर बाहर लाना चाहिए। प्रभाकर और सोनिया कमरे के अंदर चले गए। दमयंती जी अपने बिस्तर पर दुखी मन से बैठी हुई थी। उन लोगों के कमरे में प्रवेश करते ही वह कुछ असहज होते हुए अपने बिस्तर से उठकर खड़ी हो गईं। प्रभाकर ने उनसे कहा कि माताजी आप बैठी रहिए, हम लोग तो यहाँ आप लोगों के जीवन में कुछ पल की खुशियाँ ही देने आते हैं, लेकिन हम लोगों ने यह देखा है कि हमारे आते ही आप कमरे के अंदर चली जाती हैं। इसके पीछे क्या कारण है मैं उन बातों को जानना नहीं चाहता हूँ, लेकिन हम लोग आपको लेने आए हैं। चलिए बाहर और देखिए, सभी लोगों के बीच में हंसी मजाक और प्रसन्नता का वातावरण है। आपका भी मन कुछ पल के लिए ही सही प्रसन्न हो जाएगा। इतना कहते ही दमयंती जी के आंखों से आंसू छलक आए। वह कुछ बोली नहीं, शांत खड़ी रही। इसी बीच में कमरे में किसी के अंदर आने की आहट सुनाई पड़ी। कमरे में प्रवेश करने वाले व्यक्ति श्याम किशोर थे। कमरे में पहुंचते ही श्याम किशोर ने दमयंती जी को मम्मी जी प्रणाम कहते हुए उनका चरण स्पर्श किया। दमयंती जी ने कहा, बेटा श्याम तुम आ गए, कैसे हो? मैं कल से ही तुम्हारा इंतजार कर रही थी। श्याम किशोर ने कहा, मम्मी जी कल कुछ व्यस्तता ज़्यादा थी, इस कारण से मैं नहीं आ पाया था। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, दमयंती जी ने कहा। तुम्हारे आने से मुझे अपनेपन का एहसास होता है, इसलिए मैं तुम्हारी राह देखती रहती हूँ। दमयंती जी के चेहरे पर आई प्रसन्नता के भाव एवं उस व्यक्ति के द्वारा बड़ी आत्मीयता से मम्मी जी पुकारने पर प्रभाकर को बहुत आश्चर्य हुआ। उनके समझ में आ गया था कि बाहर मौजूद वृद्ध महिलाओं के द्वारा जिस व्यक्ति के बारे में बताया गया था वह व्यक्ति वही श्याम किशोर ही लगते हैं। उन्होंने पूछा कि क्या आपका नाम श्याम किशोर है? जी हाँ, प्रभाकर जी ने कहा। श्याम किशोर जी, अभी आपने इनको मम्मी जी संबोधित करके चरण स्पर्श किया है। माता जी के प्रति प्रदर्शित आपका आदर भाव यह दर्शाता है कि आप अपने मम्मी जी के प्रति बहुत ही सम्मान का भाव रखते हैं और आप उनसे बहुत अधिक प्यार करते हो। लेकिन मेरी समझ में यह बात नहीं आ रही है कि आपने अपनी मम्मी जी को इस वृद्ध आश्रम में रहने के लिए क्यों मजबूर कर दिया है। श्याम किशोर ने कहा, भाई साहब वास्तव में यह मेरी सगी माँ तो नहीं है, लेकिन यह मेरे लिए भगवान के बराबर है। इनके यहाँ रहने की मजबूरी एक दुख भरी कहानी है जो इनके जीवन में घटित हुई है। प्रभाकर जी ने कहा, श्याम किशोर जी यह सुनकर मुझे बड़ा सुखद लगा कि माताजी आपकी सगी माँ नहीं हैं। इसके बावजूद आप इनकी इतनी इज्जत करते हैं, इनको बहुत प्यार करते हैं। यह सब मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। यह आपके परोपकारी एवं उदार व्यक्तित्व को दर्शाता है। आपके इस महान कार्य के लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ। आपके आने पर मैंने माता जी के चेहरे पर एक क्षणिक सुख की भावना का अनुभव किया है। मेरा नाम प्रभाकर है और यह मेरी पत्नी सोनिया है। अपने माता पिता के जन्मदिन पर हम लोग यहाँ आकर यहाँ पर रहने वाले वृद्धजनों के बीच रहकर इनकी निराशा को खुशियों में बदलने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब से हम लोग यहाँ आ रहे हैं, हम लोगों को एहसास हुआ है कि हमारे आते ही माता जी दुखी भाव से अपने कमरे में चली जाती हैं। यह हमको अच्छा नहीं लगता है। इससे कहीं ना कहीं मेरी उस भावना को ठेस लगती है जिसको मन में लेकर हम लोग यहाँ आते हैं।
हम अपने माता पिता से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए जब किसी वृद्ध महिला या पुरुष को दुखी देखता हूँ तो मुझे बहुत कष्ट होता है। मैं पूरी ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मैं इनको भी कुछ पल के लिए खुशियाँ दे सकूँ। यदि आप बुरा ना माने तो मुझे वह कारण बताने की कृपा करें जिसकी वजह से इनका अंतर्मन बहुत व्यथित रहता है। शायद इनके कष्ट निवारण के लिए हम लोग कुछ कर सके। श्याम किशोर जी ने कहा, भाई साहब, आप इतनी आत्मीयता से सच्चाई जानना चाहते हैं तो मैं आपको यह सच्चाई बता रहा हूँ। दमयंती जी ने अपने होठों पर हाथ रखकर इशारे से श्याम किशोर को कुछ भी बताने से मना करने लगे, लेकिन उनके इशारे को देखने के बाद श्याम किशोर जी उनसे बोले कि मम्मी जी, आप उन कृतज्ञों के द्वारा दिए गए घाव को कब तक अपने मन में छिपाएंगी? भाई साहब बड़ी आत्मीयता से पूछ रहे हैं, इसलिए आज मैं इनको सारी सच्चाई बताऊंगा। श्याम किशोर भाई साहब, 15 दिसंबर 1982 की उस तारीख को मैं जीवन पर्यंत कभी भूल नहीं सकता हूँ। यही वह दिन था जब पापा जी श्री राजेंद्र कुमार इस अनाथ बालक श्याम किशोर को आश्रय देते हुए पालनहार बन गए थे। पूज्य पापा जी के ग्राम संग्रामपुर में ही मैं एक गरीब माता पिता का इकलौता पुत्र था। उस समय मेरी उम्र मात्र 13 वर्ष की थी। 1 वर्ष पूर्व गांव में हैजा फैल गया था। उस महामारी में मैंने अपने माता पिता को किशोरावस्था में ही खो दिया था। मैं अनाथ हो गया था, मेरा कोई भी सहारा देने वाला नहीं था। उन्हीं दिनों पापा जी अपने गांव में आए थे। पापा जी भारत सरकार में एक वरिष्ठ अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। गांव के प्रधान श्री राम लोटन जी ने मेरी मुलाकात पापा जी से कराई थी। प्रधान जी ने पापा जी से अनुरोध किया था कि भैया, यह बालक राम का लड़का है। आपको पता ही है कि पिछले वर्ष गांव में हैजा फैल गया था। उसी में बालक राम और उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। उन्हीं का यह लड़का अनाथ हो गया है। इस अनाथ बालक को आप अपने साथ लेते जाइए। इसका कोई सहारा नहीं है, यह आपके घर का सारा कार्य करेगा। इस प्रकार इसको 2 जून की रोटी मिल जाएगी। पापा जी उच्च पद पर होते हुए भी इंसानियत और करुणा की मूर्ति थे। वह मुझे अपने साथ घर ले आए। उनके घर में मैं एक घरेलू नौकर के रूप में आया था, लेकिन मम्मी जी और पापा जी ने मुझको कभी भी यह एहसास नहीं होने दिया था कि मैं उनके घर में एक नौकर की हैसियत से रह रहा हूँ। मुझे सदैव यही एहसास दिलाया गया कि मैं उनके घर में एक पुत्र की भांति रह रहा हूँ। पापा जी और मम्मी जी सदैव बेटा श्याम कहकर ही पुकारते थे। एक अनाथ बालक को मम्मी जी ने माँ के समान वात्सल्य और एक विशाल एवं कोमल हृदय वाले पापा जी के रूप में मुझे एक रक्षक मिल गया था। पापा जी एक बड़े अधिकारी थे, सरकारी बंगले में रहते थे। बंगले के अंदर गार्ड, अर्दली और नौकरों की कोई कमी नहीं थी। इसलिए मैं तो उस घर में एक ऐसी आरामदायक जिंदगी जीने लगा था जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मेरा केवल यही काम था कि मैं छोटे भैया अनुपम की देखभाल करूं। अनुपम भैया उस समय 2 वर्ष के थे। मम्मी जी और पापा जी के इकलौते संतान हैं। मम्मी जी और पापा जी बचपन से लेकर बड़े होने तक उनको अपने कलेजे के टुकड़े की तरह से पालन पोषण किया था। उनको कभी छींक भी आ जाती थी, पापा जी डॉक्टरों की लाइन लगा देते थे। उनके रोने की आवाज़ सुनकर मम्मी जी परेशान हो जाती थी। जायज़ है या नाजायज़, उनकी हर जिद पूरी होती थी। बड़े लाड प्यार से मम्मी जी ने और पापा जी ने उनकी देखभाल की थी। पापा जी ने मुझको भी प्रोत्साहित किया कि बेटा श्याम, तू किसी तरह से इंटर पास कर ले, तब मैं तुम्हारी कहीं नौकरी लगवाने का प्रयास करूँगा। मम्मी जी मुझको घर पर पढ़ाती थी। पापा जी ने मेरा पास के स्कूल में एडमिशन करा दिया था। समय के साथ आगे बढ़ते हुए मैंने इंटर पास कर लिया था। मैंने गाड़ी चलाना सीख लिया था, इसलिए मुझको ड्राइविंग लाइसेंस भी मिल गया था। अनुपम भैया ने जब इंटर पास कर लिया था, पापा जी ने उनको आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में भेज दिया था। वहीं से उन्होंने उच्चतम शिक्षा प्राप्त की थी। उनकी शिक्षा पूरी होते ही उन्हें न्यूयॉर्क सिटी में ही एक अच्छी नौकरी मिल गई थी। जब तक अनुपम भैया पढ़ाई कर रहे थे तब तक वह भारत आया करते थे, लेकिन नौकरी लग जाने के बाद उनको जैसे भारत आने में कष्ट होने लगा था। उनके ना आने से मम्मी और पापा के बेचैनी और तड़प को मैं रोज़ देखता था। वह नौकरी पाने के बाद कभी भारत लौटकर नहीं आए थे। अपने माता पिता को उन्होंने जैसे भुला दिया था। एक माँ जिसकी इकलौती संतान उसको उस समय भुला दे जब उस संतान की उस माँ को सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसका एहसास मुझे मम्मी जी को अकेले में कभी कभी आंसू बहाते हुए देखकर होता था।
पापा जी कुछ कहते नहीं थे, लेकिन वह भी इस दुख को अपने अंतर मन में दबाए रखते थे। मम्मी जी और पापा जी को सबसे बड़ा झटका उस समय लगा था कि जब इनको पता चला कि अनुपम भैया ने अमेरिका में एक NRI लड़की से शादी कर ली है। एक माता पिता के लिए इससे बड़ा दुख और क्या होगा कि उनकी इकलौती संतान अपने माता पिता को बताए बगैर शादी कर ले। अनुपम भैया की शादी के लिए मम्मी जी और पापा जी ने बड़े सुंदर सपने सजोए थे, जिस पर अनुपम भैया ने कुठाराघात कर दिया था। इन लोगों ने उस दुख को भी बर्दाश्त कर लिया था। यह लोग अनुपम भैया से बार बार यही कहते थे कि तुम बहू को लेकर एक बार भारत चले आओ, कम से कम तुम्हारी शादी का एक समारोह बहू के साथ हम यहाँ कर ले। लेकिन अनुपम भैया ने इनकी एक भी न सुनी। अनुपम भैया के इस व्यवहार से खुशहाल परिवार गहरे विषाद में रहने के लिए मजबूर हो गया था। इसी बीच पापा जी नौकरी से सेवानिवृत्त हो गए थे। पापा जी ने मुझसे जो वादा किया था वो उनको पूरी तरह से याद था। मैंने इंटर पास कर लिया था और मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस था, इसलिए पापा जी ने सेवानिवृत्ति के 2 माह पहले मेरी नौकरी अपने कार्यालय में ही ड्राइवर के पद पर लगवा दी थी। रिटायर होने के पहले ही उन्होंने एक सुंदर बंगला अपने रहने के लिए बनवा लिया था। सेवानिवृत्त हो जाने के बाद पापा जी को मिलने वाली सभी सेवाएं बंद हो गई थी। ड्राइवर, अर्दली, गार्ड सब हटा लिए गए थे। पापा जी की कृपा से मुझे भी एक छोटा सा सरकारी आवास मिल गया था। इकलौते बेटे के बिना किसी सूचना के अमेरिका में शादी कर लेने से दुखी पापा जी ने मेरी शादी कराने का मन बना लिया था। उन्होंने मेरी शादी बड़े धूमधाम से करा दी थी। एक माता पिता के द्वारा अपने पुत्र की शादी में जो भी रस्म रिवाज किया जाता है, वह सभी इन लोगों ने अपने पुत्र के समान ही मेरी शादी में पूरा किया था। यदि मेरे माता पिता जीवित होते तो शायद वह भी मेरी शादी इतनी सुंदर ढंग से ना करा पाते। जब तक पापा जी नौकरी में थे और सरकारी आवास में रह रहे थे, तब तक उसी बंगले के एक भाग में मैं भी परिवार समेत रहता था। लेकिन उनके रिटायरमेंट के बाद वह अपने स्वयं के घर में शिफ्ट हो गए थे। एक दिन मम्मी जी की उपस्थिति में उन्होंने बड़े प्यार से मुझको अपने पास बुलाया था। वह मुझसे बोले कि बेटा श्याम, तुम्हारी नौकरी लग गई है, तुम्हें रहने का एक मकान भी मिल गया है। तुम्हारे प्रति मेरी जो जिम्मेदारी बनती थी उससे अब मैं मुक्त हो गया हूँ। इसलिए बेटा अब तुम हमारी तरफ से पूर्णतया आज़ाद हो। तुम अपने परिवार के साथ अपने सरकारी आवास में रह सकते हो। पापा जी के द्वारा कहे गए शब्द को सुनकर मैं अवाक रह गया था। मैं अपने मन ही मन में सोचने लगा था कि कदाचित मुझसे कोई भी ऐसी गलती हुई है जिससे दुखी होकर पापा जी मुझसे अपने घर से जाने के लिए कह रहे हैं। लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था। पापा जी जब तक नौकरी में थे तब तक मुझे उनकी सेवा करने का अवसर ही नहीं मिला था, क्योंकि घर में सरकारी आदमी लगे हुए थे। घर का सारा काम वही लोग करते थे। सरकारी ड्राइवर था जो गाड़ी चलाता था, लेकिन आज उन्होंने मुझे घर से जाने के लिए कह दिया। वह भी उस समय जब अनुपम भैया के आचरण से मम्मी जी और वह अत्यंत दुखी रहते हैं। अकस्मात मेरे अंतरात्मा से आवाज़ निकली कि शायद पापा जी अपने बेटे अनुपम भैया के व्यवहार से दुखी होकर मेरे बारे में भी तो वैसा ही नहीं सोच रहे हैं। वह शायद यह सोच रहे हैं कि मैं उनके एहसानों के तले दबा होने के कारण उनसे अलग होने की बात कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ। यह सोचकर मेरी आंखें नम हो गई थी। अपने हृदय में गहरी वेदना लिए हुए मैंने उनसे पूछा कि पापा जी, आखिर मुझसे कौन सी ऐसी गलती हो गई जिसकी वजह से आप मुझे अपने घर से जाने के लिए कह रहे हैं। यह मेरा दुर्भाग्य नहीं है तो और क्या है। किशोरावस्था में ही माता पिता का साया सिर से उठ गया था। आपने मुझे अपना सुरक्षा कवच दिया और मम्मी जी ने मुझे ममता की छांव दी। मेरे तो माता पिता आप ही लोग हैं। भला कोई अपने माता पिता को अकेला छोड़कर कैसे जा सकता है। माता पिता की मृत्यु हो जाने के बाद यदि आपने मुझको सहारा ना दिया होता तो आज मैं जिस मुकाम पर पहुंच गया हूं उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। आज मैं सम्मानजनक जीवन जीने के लायक आपकी कृपा की बदौलत ही हुआ हूं। मैं आपके इस एहसान के बोझ को लेकर आपको ऐसे समय में अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता हूं जब आपको मेरी सबसे अधिक आवश्यकता है। यदि मैं आपको अकेला छोड़कर चला गया तो मेरी अंतरात्मा मुझको धिक्कारती रहेगी। मैं अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं कर पाऊंगा।
अनुपम भैया और उनका परिवार यदि आपके साथ होता तब मैं एक बार आपकी बात पर विचार कर सकता था, लेकिन मैंने अनुपम भैया के याद में आप लोगों को आंसू बहाते हुए देख रहा हूँ। जब से मैं आप लोगों के संरक्षण में आया हूँ, मैंने सदैव अनुभव किया है कि आप लोगों ने मुझे अनुपम भैया के साथ अपने पुत्र के समान ही व्यवहार किया है। आपके द्वारा मुझे घर से जाने के लिए कहते समय आपके एवं मम्मी जी के चेहरे पर दर्द के भाव को मैं भली भांति देख रहा हूँ। इतना कहते हुए मेरे आंखों से आंसू छलक आए थे, जिसको देखकर पापा जी ने मुझे अपने गले से लगा लिया और मुझसे बोले कि नहीं बेटा, मैंने तो तुम्हें अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने के लिए उन्मुक्त किया था। तुम्हें तो मैं अनुपम की तरह ही नहीं बल्कि उससे अधिक मानता हूँ। अनुपम तो अपने माता पिता को भूल गया है, लेकिन बेटा श्याम, तू तो मेरे साथ ही रह रहा है। तुम्हें आज भी मैं अपने पुत्र के समान ही मानता हूँ। मम्मी जी ने भी यही बात दोहराई। तब मैं पापा जी से और मम्मी जी से बोला कि यदि आप वास्तव में मुझे अपना पुत्र मानते हैं तो अब कभी भी अपने घर से जाने के लिए मत कहिएगा। अपने माता पिता की सेवा करने से तो मैं वंचित रह गया था, लेकिन आज आप दोनों ही मेरे माता पिता हैं। अभी तक आपके घर में काम करने वालों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन आपके रिटायरमेंट के बाद मैं और मेरी पत्नी आपके अंतिम सांसों तक आप लोगों की सेवा करते रहेंगे। मेरे आग्रह को सुनकर पापा जी मुझसे बोले कि ठीक है बेटा, यह तुम्हारा ही घर है। आज के बाद मैं तुमसे इस घर से जाने के लिए कभी नहीं कहूँगा। कोई तुमको इससे नहीं निकालेगा। इस प्रकार मैंने अपने सरकारी मकान में ताला लगा दिया था और मैं सपरिवार पापा जी और मम्मी जी के साथ रहकर यही प्रयास करता था कि मेरे रहते हुए उनको किसी प्रकार की कोई तकलीफ न होने पाए। समय का चक्र धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। वर्षों बीत गए थे, लेकिन अनुपम भैया ने मम्मी और पापा की सुध नहीं ली थी। अनुपम भैया के ना आने का दुख मम्मी जी की आंखों से प्रकट हो जाता था, लेकिन पापा जी इस दुख को अंदर ही अंदर दबाकर झेलते रहे। परिणाम स्वरूप वह बीमार रहने लगे थे। वह हृदय रोग से पीड़ित हो गए थे। कई बार उनको हल्का हार्ट अटैक हुआ था, लेकिन ईश्वर की कृपा से कुछ दिन अस्पताल में इलाज कराने के पश्चात वह स्वस्थ होकर घर आ जाते थे। पापा जी की तबीयत खराब होने के बारे में मम्मी जी ने अनुपम भैया को कई बार फ़ोन करके अवगत कराया था। वह जवाब देते थे कि मम्मी जी, अभी समय नहीं मिल रहा है, मैं शीघ्र ही वापस आऊँगा। अगर पैसे की ज़रूरत हो तो बताइएगा, मैं भेज दूँगा। अनुपम भैया की यह बातें दिल को दुखाने वाली थी। एक बार मम्मी जी ने कड़े शब्दों में अनुपम भैया से कहा था कि तू समझता है कि हम लोग मूर्ख हैं, तुम्हारी बहानेबाजी को हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अगर अपने माँ के प्रति तनिक भी श्रद्धा हो तो बेटा मुझको सही सही बताना कि आखिर तेरे यहाँ ना आने का क्या कारण है। तब अनुपम भैया ने मम्मी को बताया कि मम्मी, मैं आपसे और पापा से बहुत प्यार करता हूँ। आपसे ना मिल पाने पर मुझे भी बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं अपनी पत्नी मंजरी से भी बहुत प्यार करता हूँ। जब भी मैं इंडिया आने की बात करता हूँ वह मुझे रोकती है। उसके मन में शंका है कि कहीं मैं इंडिया में जाकर वहीं ना बस जाऊँ। वह एक NRI परिवार की बेटी है। उसका पूरा परिवार 3 पीढ़ियों से अमेरिका में ही रह रहा है, इसलिए उसकी हार्दिक अभिलाषा है कि मैं भी अमेरिका में ही पूर्ण रूप से बस जाऊं। एक दिन की बात है जब पापा की तबीयत खराब होने की सूचना मुझे मिली थी। मैं इंडिया आने के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन मंजरी ने फिर मुझको रोका। मैं रुकने को तैयार नहीं हुआ तो हम दोनों के बीच में काफ़ी देर तक झगड़ा हुआ। उसने यहाँ तक कह दिया कि अगर आप इंडिया जाएंगे तो मैं आपसे डाइवोर्स ले लूँगी। इसलिए मुझको मजबूर होकर अपना प्रोग्राम बदलना पड़ा था। वह मेरे ऊपर दबाव डालती है कि आप अपने मम्मी पापा को भी यहीं पर ले आइए। इसलिए मम्मी, मैं मजबूर हूँ, लेकिन आप चिंता न करें, मैं किसी भी तरह से उसको मना लूँगा और शीघ्र ही आप लोगों से मिलने आऊँगा। समय अपने बेग से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। वर्षों बीत गए थे, लेकिन अनुपम भैया वापस लौटकर नहीं आए थे। शायद वह अपनी पत्नी के दबाव में फैसला कर चुके थे कि अब वह इंडिया लौटकर नहीं आएंगे। पापा जी वृद्धावस्था की तरफ आगे बढ़ने लगे थे। पुत्र के आचरण से मिले दुख की चिंता ने उनको रोगी बनाने के साथ ही बहुत कमज़ोर बना दिया था। मैंने और मेरी पत्नी ने पूरी निष्ठा के साथ अपने माता पिता की भांति पापा जी और मम्मी जी की सेवा में कोई कमी नहीं रखी थी। पापा जी ने अपनी वसीयत भी लिखवा दिया था, जिसके अनुसार उन्होंने अपनी सारी चल और अचल संपत्ति मम्मी के नाम कर दिया था।
अपने बैंक के खाते से 20 लाख रुपए मुझे देने के बारे में वसीयत में वह लिख गए थे। उन्होंने मम्मी जी से यह भी कह रखा था कि मेरी मृत्यु के पश्चात मेरी चिता को मेरा बेटा श्याम ही अग्नि देगा। वैसे तो हमें उम्मीद नहीं है कि अनुपम लौट कर आएगा, लेकिन यदि वह वापस आ भी जाए तब भी उसको मेरी चिता में अग्नि देने से मना कर देना। जिस पुत्र को अपने कलेजे का टुकड़ा समझकर उसकी अच्छी परवरिश की, अच्छी शिक्षा दीक्षा दिलाई, वह इतना एहसान फरामोश निकलेगा, इसकी मैंने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। दुश्मन के द्वारा शरीर पर किए गए घाव कुछ दिनों में भर जाते हैं, लेकिन स्वजनों के द्वारा दिया गया घाव सीधे हृदय पर लगता है। ऐसे घाव जीवन पर्यंत न तो कभी भुलाए जा सकते हैं और न ही वे घाव आसानी से ठीक होते हैं। अपने पुत्र के द्वारा दिए गए ऐसे ही घाव ने पापा जी को अंदर से तोड़ दिया था। आज से 5 वर्ष पूर्व वह मनहूस दिन आ भी गया था। आज से 5 वर्ष पूर्व वह मनहूस दिन भी आ गया जब पापा जी को भयंकर हार्ट अटैक हुआ था। मैंने गाड़ी निकाली और मम्मी जी के साथ पापा जी को जल्दी जल्दी अस्पताल ले गए थे, लेकिन महाकाल ने कुछ और ही लिख दिया था। पापा जी जीवित अस्पताल तक भी नहीं पहुंच पाए थे, रास्ते में ही उनकी मौत हो गई थी। इस प्रकार एक विशाल हृदय का परोपकारी व्यक्ति इस दुनिया को अलविदा कहते हुए हम लोगों को अकेला छोड़कर चिर निद्रा में सो गया था। इतना कहते ही श्याम किशोर बालकों की भांति फपक फपक कर रोने लगा था। उस कमरे का दृश्य बहुत मार्मिक हो गया था। बिस्तर पर बैठी हुई दमयंती जी की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। इस मार्मिक कहानी को सुनकर प्रभाकर और सोनिया के आंखों से भी आंसू छलक आए थे। थोड़ी देर तक माहौल बिल्कुल शांत रहा। तत्पश्चात प्रभाकर ने श्याम किशोर से कहा कि भाई साहब, अभी तक आपने जो बातें बताई है वह मन को झकझोर देने वाली है। कैसे कोई पुत्र अपने माता पिता को एक पत्नी के कहने पर भुला सकता है, लेकिन आपने जो कार्य किया है वह बहुत ही अनुकरणीय है, लोगों को नसीहत देने वाला है। पापा जी की मृत्यु के बाद क्या हुआ श्याम किशोर भाई साहब? उसके बाद की कहानी तो और भी दर्दनाक और घृणा पैदा करने वाली है। स्वार्थ में व्यक्ति अंधा हो जाता है, यह तो मैंने सुना था, लेकिन वह कितने निचले स्तर तक गिर जाता है, इसका नमूना अनुपम भैया और मंजरी भाभी ने उस दिन प्रस्तुत किया था। उस दिन अनुपम और मंजरी ने ऐसा क्या किया था कि सबके मन में उनके लिए घृणा उत्पन्न हो गई थी? उस दिन आखिर ऐसा क्या हुआ था कि श्याम के होते हुए भी माताजी को वृद्धाश्रम जाना पड़ा था? जानने के लिए देखिए कहानी का दूसरा भाग। यदि आप इस कहानी का दूसरा भाग देखना चाहते हैं तो कमेंट में यस और नो ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।